हेलो एवरीवन। आज प्रस्तुत है मीनू त्रिपाठी की लिखी कहानी सरनेम। मम्मी जी, आप यहीं बैठिएगा, मैं व्हील चेयर का इंतज़ाम करती हूँ। अपनी सास का बुझा चेहरा देखकर आरवी उन्हें समझाती हुई बोली, मम्मी जी, यहाँ स्टेशन में बहुत चलना पड़ता है, आप बेवजह तंग हो जाएंगी। अरे फिर भी अब इतना भी ना चल सकूँ तो? हेमलता के कमज़ोर शब्दों पर आरवी अड़ गई। अरे मम्मी, आप तो मज़े से व्हील चेयर पर बैठो, पापा और मैं आपको लेकर जाएंगे। थोड़े दिन की तो बात है, ऑपरेशन के बाद देखना आप इसी स्टेशन पर अपने पैरों से चलकर आएंगी और मेरठ जाएंगी। यह सुनकर मायूसी से हेमलता हथियार डालती सी बोली, जा ले आ व्हील चेयर। हेमलता की मनोदशा केदार से छिपी नहीं थी। जिस स्त्री ने घर भर की धूरी बनकर जीवन जिया हो, वह घुटनों के कारण इतना असहाय हो जाए कि चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़े। यह दुख किसी पहाड़ से कम नहीं था। व्हील चेयर के साथ बाहर निकलते ही संयम दिखा तो हेमलता और केदार के चेहरे खिल गए। आरवी शर्मा आपको संभाल कर लाई या नहीं? यह बोलते हुए वह माता पिता के पैर छूने लगा। फिर अपनी माँ को ध्यानपूर्वक व्हील चेयर से कार तक ले गया। रास्ते भर नए शहर को केदार हेमलता कौतूहल से निहारते रहे। करीब 20 मिनट के अंदर ही वह बेटे बहू के नए फ्लैट में पहुंच गए। ऊंची 5 मंजिल इमारत देखकर हेमलता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं घिर आई, जिसे भांपकर आरवी बोली, मम्मी, इस फ्लैट में 2-2 लिफ्ट हैं, लाइट है। लाइट जाती है तो जनरेटर से ये चल जाती हैं। लिफ्ट से तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही दरवाजे के बाहर गमलों में लगे स्वस्थ हरे भरे और दरवाजे के कोने में कड़ियों में लगी घंटियां हवा से धीमी धीमी बजती हुई भाली लगी। नेम प्लेट पर नजर ठहर सी गई। उस पर लिखा था, मिसेज आरवी शर्मा, मिस्टर संयम कनौजिया। नेम प्लेट की ओर ताकते हुए हेमलता केदार के चेहरे पर कुछ सख्त भाव से आए, जिसे उन्होंने जब्त करने की कोशिश की। सास ससुर के भाव से असहज आरवी जल्दी जल्दी सामान अंदर करने लगी। रुचिपूर्ण ढंग से सजा घर का हर एक कोना आरवी की रचनात्मकता को दर्शा रहा था। अटैची और बैग के पीछे पीछे हेमलता और केदार एक कमरे में गए तो आरवी बोली, मम्मी, यहाँ बालकनी है, वहाँ से नीचे बना पार्क दिखता है और ये अटैच बाथरूम। आप लोग हाथ मुंह धो लो, फिर चाय पीकर घर देखना। के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। हाथ मुंह धोकर हेमलता पति के साथ बैठक में आई तो देखा आरवी नाश्ता लगा रही है और संयम चाय बना रहा था। चाय पीते समय आरवी बोली, जब घुटना ठीक हो तब आप इस पार्क में पापा जी के संग घूमने जाइएगा। यह सुनकर हेमलता मुस्कुराकर बोली, घूमने फिरने के लिए तो मेरठ ही ठीक है। वैसे तुम कनाडा जा रही हो, क्या घूमेंगे पार्क वार्क? कौन सा यहाँ बसेरा डालना है? यह सुनते ही आरवी और संयम एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो हेमलता ने अपनी बात पर गौर किया कि कहीं बेध्यानी में वह गलत तो नहीं बोल गई। पर उसने यह बात किसी गलत नियत से कही नहीं थी, साफ मन से यह बात कही थी। इसमें झिझकना कैसा? पूरे 3 साल के लिए बेटा कनाडा जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी जाएगी ही। शाम को संयम ने जबरदस्ती उन्हें फ्लैट से नीचे उतारा, पर एक चक्कर में ही हेमलता के घुटने ने साथ छोड़ दिया, इसलिए केदार उसे ऊपर ले आए। घंटी बजाते बजाते एक बार फिर नेम प्लेट पर नजर पड़ी, मिसेज आरवी शर्मा, मिस्टर संयम कनौजिया। उफ, कैसा अटपटा लग रहा था। चेहरे पर तनाव सा आ गया। आरवी संयम कनौजिया भी तो हो सकता है, पर आजकल की यूथ का क्या कहें, अपने अस्तित्व का झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं हर जगह। रात को विचारों में डूबी हेमलता ने सहसा करवट बदली। नई जगह होने से नींद नहीं आ रही थी। रह रह कर नेम प्लेट आंखों के सामने घूमती रही। नेम प्लेट से बंधे तार उसे 1 साल पहले हुई बेटे की शादी की ओर ले गए, जब आरवी बहू बनकर घर आई थी। हेमलता ने नोटिस किया था कि वह किसी बात पर संकोच नहीं करती थी। कोई उससे कुछ भी पूछता तो वह बड़ी बेबाकी से बात करती। कभी कभी उसे अटपटा भी लगता जब वह किसी रीति रिवाज का देखकर प्रश्न पूछ लेती, क्यों होती है, क्या होता है। सरीखे प्रश्नों पर झल्लाकर संयम की ताई ने कटाक्ष भी कर दिया था कि बहू, ये रस्में पीढ़ियों से होती आ रही है, हमने निभा दी बिना किसी सवाल के, सो क्या जाने क्यों होती है।
बस होती है। यह सुनकर चुपचाप आरवी ने बाकी की रस्में पूरी की। हेमलता नई बहू की साफगोई और उत्सुकता को समझती थी, पर वह अपने किसी रिश्तेदार के सामने कोई हास्यास्पद स्थिति नहीं चाहती थी। घर में नई बहू के आने की गहमा गहमी में केदार के दोस्त की पत्नी, जो शादी की वजह से नहीं आ पाई, वो नई बहू से मिलने घर आई। आरंभिक बातचीत के दौरान उन्होंने आरवी से सहज प्रश्न किया, क्या नाम है तुम्हारा? यह सुनकर स्मित मुस्कुराहट के साथ वह बड़े आत्मविश्वास से बोली, जी आरवी शर्मा। बड़ी सहजता से नई नवेली ने जवाब दिया था। तो वहाँ मौजूद महिलाओं पुरुषों के हुजूम में हंसी का फव्वारा सा छूटा। तभी किसी ने हंसकर कहा, अरे अभी आदत नहीं है ना, इसलिए बेचारी आरवी कनौजिया की जगह शर्मा बोल गई। हेमलता की जेठानी बोली, शर्मा तो मायके का सरनेम है, अब तो ये सरनेम भुला ही दो बहुरिया, अब तो सरनेम पति का ही लगेगा। संयम कनौजिया की पत्नी आरती कनौजिया। इस प्रकरण को संयम की भाभी ने संभालते हुए कहा, अरे चाची, जब मैं आई थी ना, तब बड़े दिनों तक मोहंती बोली जाती थी, फिर कनौजिया की आदत पड़ी। कोई ना, इससे भी आदत पड़ जाएगी। पर दीदी, आरवी के साथ कनौजिया शर्मा ही नहीं रहने दे सकते क्या? आरवी के कहते ही सबकी त्योरियां चढ़ सी गई। तभी संयम बोल पड़ा, हाँ एक्चुअली तुम्हारे नाम के आगे शर्मा सरनेम ही सूट करता है। वैसे जब इतनी उम्र इस सरनेम के साथ गुजारी है तो आगे क्या दिक्कत है? यह सुनते ही मानो सबको बिच्छू डंक मार गया। इस बात पर घर में जंग से छिड़ गई। बड़ी बूढ़ियाँ नाराज हो गई। ये कहा था कि शादी के बाद ससुराल का सरनेम न अपनाने वाली बीवियाँ अपने पति पर हावी होती हैं। ये कौन सा चलन शुरू हुआ है? सरनेम बदलने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, इसमें तो शान बढ़ती है, पर आजकल की लड़कियों को मायके के सरनेम को अपनाने में ही शान प्रतीत होता है। आदि आदि जितने मुंह उतनी बातें लिए मेहमान विदा हुए। वह और केदार भी आरवी की इस हरकत पर खिन्न थे। संयम को उसे उस्काने और गलत को सही बताने का दोषी माना जा रहा है। इसे संयम की बेवजह की छूट भी बोला गया, और तो और शादी कमज़ोर साबित होगी ऐसा भी ऐलान किया गया। आखिरकार समर्पण का पहला कदम पति का सरनेम अपनाना ही तो था। अस्वीकार करना अर्थात पति के अस्तित्व को अस्वीकारने जैसा था। घर में मचे इस घमासान पर संयम चिढ़ गया, पर इस आरवी ने आरवी शर्मा कनौजिया लिखकर रास्ता निकाला। बेवजह इस मुद्दे को तूल पर चढ़ा संयम कनौजिया शर्मा लिखने लगा। अब तो और फजीहत हुई। वह और केदार तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। दोनों को बैठाकर ऊंच नीच समझाते हुए कहा गया कि पत्नी द्वारा पति के सरनेम को स्वीकारना यह दिखाता है कि पत्नी पति के परिवार को प्राथमिकता देती है। आरवी ने भावुक होकर कहा, मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा विवाद है। मैं संयम के साथ मन से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं शर्मा हूँ या कनौजिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर संयम संवेदनशीलता के साथ कहने लगा, रिश्तों में प्यार महत्वपूर्ण होता है, सरनेम नहीं। मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम मुझे, इसलिए सरनेम बदलने और लगाने के लिए न मैं बाध्य हूँ और न तुम। या तो दोनों एक दूसरे के सरनेम को अपनाएंगे या दोनों ही नहीं। संयम की सोच सदा से ही बेड़ियों और बंधनों से मुक्त रही है। उसकी इस चुनौती और सनक भरी शर्त मुश्किल खड़ा कर दी थी। आरवी शर्मा के साथ कनौजिया उतना अजीब नहीं लग रहा था जितना संयम कनौजिया के साथ शर्मा सरनेम को ढोते अजीब लगा था। तुम्हारे बच्चे किस सरनेम को अपनाएंगे? व्यंग से केदार ने पूछा। तब आरवी सरलता से बोली, पापा वो तो कनौजिया ही लिखेंगे ना, क्योंकि स्कूल में पिता का सरनेम लिखने का प्रावधान है। हम अपने बच्चों के नाम ऐसे चुनकर रखेंगे जिसमें कनौजिया सरनेम सूट करे। यह सुनकर केदार सकबका गए। संयम बोल पड़ा, सच में सरल नाम ही रखेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स ने अनसुना नाम रखा है। यह सुनकर आरवी बेसख्ता हंस पड़ी। इस प्रकरण के बाद और फजीहत से बचने के लिए केदार ने भी किसी प्रकार का दबाव न बनाने का आदेश दिया, पर मन खट्टा हो चुका था। इस बीच आरवी कई बार ससुराल आई, पर हेमलता उसके साथ सहज नहीं हो पाई। इधर घुटनों ने जवाब दे दिया, पर संयम और आरवी बीच में आए तो उनकी दशा देखकर परेशान हो गए। आरवी ने वहां रुकने की पेशकश की तो हेमलता चुपचाप हामी भर दी।
कुछ दिन पहले ही वह बड़ी बहू लतिका को आजमा चुकी थी। उसने वहां आने में असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा, मम्मी जी क्या करूं, आ नहीं सकती, न ही आपको बुला सकती हूँ। यहाँ आप और भी परेशान हो जाएंगे। काम में दिन कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता। मेड की भी प्रॉब्लम है। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष निकला कि किसी भी हालत में न तो बहू मेरठ आ सकती है और न वह बंगलोर जा सकती है। केदार के साथ जैसे तैसे समय निकाला ही जाता। किसी और के आने में और कहीं जाने से बेहतर है कि वह थोड़े कष्ट केदार के साथ वहीं मेरठ ही बांट ले। लतिका के पास हेमलता की समस्या का कोई समाधान नहीं था। सिर्फ उम्र के साथ आने वाली इन दिक्कतों के लिए उसके पास संवेदनाएं ही थी। बड़े शहर में बड़े डॉक्टर का एक लालच जरूर था। केदार ने एक बार बेंगलोर में हड्डी के एक बड़े डॉक्टर को दिखाने की गुजारिश की थी, पर बड़े शहरों में मुश्किल से मिलने वाले अपॉइंटमेंट को देखते हुए मेरठ में ही इलाज करवाने की सलाह मिली। केदार समझते थे स्वास्थ्य का महत्व। बेटों बहुओं से बहुत उम्मीद उन्होंने पाली ही नहीं थी। बेटे बहू उनकी सेवा करेंगे ऐसी खुशफहमी रखना आज के युग में बेमानी थी। ऐसे में जब संयम ने माँ को पूना के एक प्रसिद्ध डॉक्टर को दिखाने का मन बनाया तो केदार तुरंत राजी हो गए। आनन फानन में ही घुटने के ऑपरेशन की बात भी तय हुई। संयम को ट्रेनिंग के लिए 2 हफ्ते के लिए हैदराबाद जाना था। सो आरवी ने ससुराल जाने का मन बना लिया। वहीं से पूना के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। आरवी के मेरठ रहने के दौरान हेमलता को उसे समझने का मौका मिला। उसकी 2 टूक बातें उसके साफ मन की वानगी देने लगी। संयम के पूना आने पर आरवी ही उन्हें मेरठ से पूना लेकर आई। हेमलता और केदार डॉक्टर कानन से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन संयम आरवी की ओर से 3 दिन बीत जाने पर भी डॉक्टर कानन से मिलने का कोई संकेत नहीं आया। और तो और अनजाने में नव दंपति परिहास में एक दूसरे को उनके पूरे नाम से पुकारते थे, संयम कनौजिया या फिर आरवी शर्मा। केदार टोकने से खुद को रोक लेते, पर उनके मुख के भाव अपनी आपत्ति छिपाने में असफल हो ही जाते। हेमलता केदार को समझाती, जब नई रीति चला ही ली है तो न टोका करें बच्चों को। बेकार में बुरा लग गया तो बचा खुचा प्रेम भाव भी चला जाएगा। 3 साल के लिए कनाडा के प्रवासी होने जा रहे बेटे बहू अपना प्यार लुटा रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए सब कुछ भुलाकर उनका लुत्फ क्यों न उठाया जाए। मम्मी जी, अब रोज मैं आपको खाना अपने हाथ से बनाकर ही खिलाऊंगी। आरवी की आवाज़ से सहसा हेमलता सोच विचार के घेरे से बाहर आई। पारंपरिक व्यंजन सीखने के प्रति उसकी ललक देखकर हेमलता को अच्छा लगा। वह पूछ कर खाने लायक खाना बना ही लेती। 6 दिन बीतने तक भी जब नी रिप्लेसमेंट की कोई बात नहीं हुई तो केदार ने रात को खाने के समय पूछ ही लिया, तुम्हारी डॉक्टर से कोई बात हुई क्या? यह सुनकर संयम बोला, पापा दरअसल डॉक्टर कानन एक कोर्स के लिए अमेरिका गए हैं। वो 2 महीने बाद आ रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले मम्मी का ऑपरेशन होगा। यह खबर उनके लिए अप्रत्याशित थी, अतः उत्तेजित होकर बोले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और आरवी क्या ये नहीं जानती थी? यह सुनकर संयम हंसते हुए कहने लगा, पापा मुझे पिछले हफ्ते ही पता चल गया था। मैंने आरवी को फ़ोन किया तो वो बोली कि जो प्रोग्राम जैसा है वैसा ही रहने दो। वैसे भी मैं कनाडा जाऊंगा, पर डॉक्टर कानन तो यहीं रहेंगे और इन दिनों आप लोग यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। ऑपरेशन के बाद जब मम्मी की हालत ठीक लगे तब आप चले जाइएगा। यह सुनकर हेमलता हड़बड़ा कर बोली, अरे इससे अच्छा तो मुझे वहीं रहने देता। जब डेट मिलती तब हम आकर करवा जाते। बस इसलिए आपको नहीं बता। अरे अभी आप घर पर नहीं हैं क्या? वहाँ मैंने देखा नहीं आपको, कितनी मुश्किल होती थी काम करने में, ऐसा आरवी ने कहा। आरवी की बात पर संयम ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ माँ, यहाँ पापा हैं, आरवी हैं, क्या दिक्कत है? आरवी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है ना? यह सुनते आरवी रहस्यमयी शरारती मुस्कान के साथ बोली, मम्मी जा रही थी, पर अब जाऊंगी आपके नी ऑपरेशन के बाद। जो भी हो जाए डॉक्टर कानन से आपका नी रिप्लेसमेंट करवाना अब आरवी शर्मा का मिशन है। और समय होता तो शर्मा सरनेम पर वो क्षोभ से भर जाते, पर आज आरवी शर्मा शीतलता प्रदान कर रहा था। पर बेटा हमारी वजह से तुम लोग, संयम पहले जाएगा और तुम बाद में, तो क्या हुआ मम्मी? आपकी जगह मेरी मम्मी होती तो क्या उन्हें इस दर्द में छोड़कर मैं चली जाती?
उसके सरल हृदय और साफ कोई पर हेमलता का मन भर आया। उसके प्रति मन में सुखी भावनाएं आंसुओं से भीग गई। हे भगवान, आप कितने इमोशनल हैं, कहते हुए उसने हेमलता को गले लगा लिया। वहीं हेमलता की आंखों से बहते आंसू मन में पाले पूर्वाग्रह को मन से बहा कर निकालते रहे। जानती हैं मम्मी, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार मैंने आपको माँ के रूप में पाया है। यह सुनते ही हेमलता अपने में सिमट गई। सच तो यही था कि उसने आज ही तो सच्चे मन से बिना किसी संशय या पूर्वाग्रह के आरवी शर्मा को गले लगाया था। मन को मन से राहत मिलती है। 16 आने सच इस सत्य की अनुभूति उसे आज हो गई। आज उसे आरवी शर्मा और संयम कनौजिया पर गर्व हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी की कहानी सरनेम। ये कहानी कैसे लगी ज़रूर से बताइएगा। आगे इसी तरह की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।